नमस्कार। आज इस विश्लेषण में हम मेडिकल साइंस के सबसे बड़े और दबे पांव आने वाले रहस्यों में से एक को सुलझाने वाले हैं। हम बिल्कुल एक बायोलॉजिकल क्राइम सीन की तरह तहकीकात करेंगे और उस जटिल बीमारी के हर पहलू को समझेंगे जिसे आम भाषा में डायबिटीज यानी मधुमेह कहा जाता है। भारी भरकम मेडिकल जार्गन को किनारे रखकर आइए इसे बेहद सरल और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। तो चलिए इस खोजबीन की शुरुआत करते हैं। खैर, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो कहानी है ना, ये कोई आधुनिक युग की पैदाइश नहीं है। लगभग 1500 बीसी के एक प्राचीन मिस्र यानी इजिप्शियन दस्तावेज में, जिसे एबर्स पपायरस कहा जाता है, लिखा गया था टू ग्रेट एम्प्टिंग ऑफ द यूरिन, यानी बहुत ज्यादा पेशाब आना। ये इतिहास में इस बीमारी की सबसे पहली झलक थी। सोचिए, हजारों साल पहले भी इंसान इस अजीब लक्षण को देखकर हैरान था, हालांकि तब किसी को इसके पीछे का असल कारण नहीं पता था। अब इस टाइमलाइन में सबसे दिलचस्प बात देखिए कि इस बीमारी की कड़ियां जुड़ी कैसे। मिस्र के बाद 230 बीसीई में यूनानियों यानी ग्रीक्स ने देखा कि इस बीमारी में पानी शरीर से एक पाइप या साइफन की तरह निकल जाता है और उन्होंने इसे डायबिटीज नाम दिया। फिर 6th सेंचुरी आते आते प्राचीन भारतीय वैद्यों जैसे सुश्रुता और चरका ने एक ऐसी बात पकड़ी जो सच में अद्भुत थी। उन्होंने नोटिस किया कि इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के पेशाब की तरफ चींटियां आकर्षित होती हैं। इसीलिए उन्होंने इसे मधुमेह या हनी यूरिन कहा। और आखिर में 1675 में थॉमस विलिस ने इसमें मेलिटस शब्द जोड़ दिया, जिसका मतलब ही होता है शहद जैसा मीठा। उस प्राचीन मिस्ट्री को अगर हम आज की आधुनिक सच्चाई के साथ रखें तो ये आंकड़ा किसी को भी चौंका सकता है। 828 मिलियन। हाँ, 2024 के आंकड़ों के हिसाब से पूरी दुनिया में लगभग 82 करोड़ 80 लाख लोग इस बीमारी के साथ जी रहे थे। एक वक्त पर दुर्लभ मानी जाने वाली ये बीमारी अब एक विशाल महामारी का रूप ले चुकी है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इतने बड़े पैमाने पर गलत हो रही है? आइए पहले इसके सेल्यूलर मैकेनिक्स को समझते हैं, यानी इंसुलिन और ब्लड शुगर आखिर काम कैसे करते हैं। होता क्या है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, हमारा शरीर उसे तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज हमारे शरीर का मेन ईंधन है, लेकिन इस ईंधन को नालियों से निकालकर कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही जरूरी मैसेंजर की आवश्यकता होती है, और ये मैसेंजर है इंसुलिन। हमारे पैंक्रियास के अंदर मौजूद खास बीटा सेल्स इस हार्मोन को ब्लड में रिलीज करते हैं ताकि ग्लूकोज का बैलेंस बना रहे। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि शरीर की हर एक कोशिका एक घर है जिसमें एक लॉक लगा है। इंसुलिन वो चाबी है जो इस लॉक को खोलती है ताकि ग्लूकोज अंदर आ सके और शरीर को एनर्जी मिल सके। लेकिन इस क्राइम सीन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो चाबियां गायब हो चुकी हैं या फिर लॉक्स टूट गए हैं, और दोनों ही हालतों में रिजल्ट एक ही होता है, ग्लूकोज दरवाजे के बाहर यानी खून में ही फंसकर रह जाता है। और यहीं से शुरू होती है इन दो मुख्य प्रकारों की कहानी, अ टेल ऑफ टू टाइप्स। इन दोनों सस्पेक्ट्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। टाइप 1 डायबिटीज एक अचानक हमले की तरह है, जहां शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम पैंक्रियास के उन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब यहां चाबियां बन ही नहीं रही हैं। ये अक्सर पतले या नॉर्मल वजन वाले लोगों में होता है। वहीं दूसरी तरफ है टाइप 2 डायबिटीज। ये धीरे धीरे बिना शोर किए आता है। इसमें पैंक्रियास इंसुलिन तो बनाता है, पर कोशिकाओं के लॉक्स उस चाबी पे रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये आमतौर पर मोटापे और बढ़ती उम्र से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महामारी का सबसे बड़ा खिलाड़ी टाइप 2 डायबिटीज है, जो कुल मामलों का 95% हिस्सा घेरे हुए हैं। बाकी बचा 5% टाइप 1 और अन्य प्रकार हैं। ये इतना बड़ा हिस्सा साफ इशारा कर रहा है कि हमारे तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जेनेटिक्स, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और शुगर से भरे खाने ने मिलकर इस बीमारी के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया है। एक और खास रूप है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, वो है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान सामने आता है, क्योंकि उस वक्त शरीर में हार्मोन्स का संतुलन इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने देता। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद ये आमतौर पर ठीक हो जाता है, पर जिन महिलाओं को ये होता है उनमें भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। इसे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह देखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ब्लड शुगर बढ़ने पर आखिर शरीर में होता क्या है, द 3 Ps एंड कॉम्प्लिकेशंस। इन लक्षणों को याद रखने का सबसे आसान तरीका है रूल ऑफ 3 या 3 P।
जब खून में एक्स्ट्रा शुगर जमा हो जाती है तो हमारी किडनीज उसे बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं और शरीर से पानी खींचती हैं। इससे पैदा होता है पहला पी, पॉलीयूरिया, यानी हद से ज्यादा पेशाब आना। जब इतना पानी निकल जाएगा तो दूसरा पी आएगा, पॉलीडिप्सिया, यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना। और क्योंकि कोशिकाओं को ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा तो शरीर तीसरा पी पैदा करता है, पॉलीफेजिया, यानी हर वक्त तेज भूख लगना। इसके साथ ही थकान और आंखों के आगे धुंधलापन आना भी इसके क्लासिक शुरुआती लक्षण हैं। पर अगर इन लक्षणों को अनदेखा कर दिया जाए तो ये पूरे शरीर में तबाही मचा सकती है। एक्स्ट्रा शुगर वाला खून हमारी ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियों के अंदर सैंड पेपर की तरह रगड़ खाता है। बड़ी नलियों के डैमेज होने से हार्ट अटैक का खतरा सीधा 2 गुना हो जाता है और छोटी नलियों के डैमेज से आंखों की रोशनी जा सकती है, किडनियां खराब हो सकती हैं और नसों के डैमेज होने से हाथ पैरों में सुनपन आ सकता है। ये वाकई एक साइलेंट डिस्ट्रॉयर है। तो इस सब के बाद सवाल आता है कि इस महामारी को मैनेज कैसे किया जाए। समाधान की तरफ बढ़ने से पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $760 बिलियन। ये वो अनुमानित रकम है जो पूरी दुनिया में हर साल डायबिटीज और उससे जुड़ी बीमारियों के इलाज पर खर्च की जाती है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ है और इसीलिए इसका प्रिवेंशन और सही मैनेजमेंट इतना ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे अहम मकसद है ब्लड ग्लूकोज को एकदम टाइट कंट्रोल में रखना और इसका रास्ता शुरू होता है स्टेप 1 से, यानी हमारी खुद की आदतों से। एक सही आहार और नियमित व्यायाम सच में चमत्कार कर सकते हैं। अगर इससे बात ना बने तो स्टेप 2 में मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयां दी जाती हैं। जब ये दवाइयां अपना असर कम करती हैं तो स्टेप 3 में बाहर से इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है और आखिर में कुछ बहुत ही गंभीर और मोटे केसेस में बैरियाट्रिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी इलाज तो उपलब्ध है पर सबसे पहली शुरुआत लाइफस्टाइल बदलने से ही होती है। इस विश्लेषण में हमने प्राचीन इतिहास से लेकर माइक्रोस्कोपिक दुष्प्रभावों और आधुनिक इलाज तक हर कड़ी को जोड़ा है। लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अनुमान है कि 2045 तक दुनिया भर में इसके केसेस 48% तक और बढ़ जाएंगे। ऐसे में हमारे समाज, हमारे शहरों की बनावट और फूड इंडस्ट्री को किस तरह खुद को ढालना होगा कि आने वाली पीढ़ियों को इस संकट से बचाया जा सके। ये एक ऐसी चर्चा है जो वाकई आज हर घर में होनी चाहिए।